हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 10 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। फिर आज आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स यहाँ पे लेके आया हूँ जो हमारे एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला हम लोग करने वाले हैं डीलिमिटेशन इन जे एंड के। आपको पता है कि जब से 370 हटाया गया है तो वहाँ पे अभी सरकार इलेक्शन करवाने के प्लान में है, जिसके लिए वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रॉ किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। हम ज़्यादा न्यूज़ में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इशू को कवर करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी 5 बेंच होती हैं। प्रिंसिपल बेंच इसकी दिल्ली में होती है, जिसको लेके हाई कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एनजीटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अगला हम लोग करेंगे इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वेदर फोरकास्ट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होती है, आपको सबको पता है। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, उनकी फोरकास्ट कंपेरेटिवली बेटर होती है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 1 में जियोग्राफी वाले पार्ट से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। अगला रहेगा सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज भेजा है कुछ जजेस को। कुछ जज सिलेक्शन होने के बाद कुछ जजेस के अंदर ना थोड़ी सी राजाओं वाली फीलिंग आने लगती है ना। वो बार बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को परेशान करने लगते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, जजेस को कह रहा है, हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में हाई कोर्ट के जजेस को क्या बोला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगला रहेगा चाइना और श्रीलंका के रिलेशनशिप के बारे में। कभी इनके बीच में मोहब्बत हो जाती है, कभी इनके बीच में प्यार हो जाता है। आजकल इनके बीच में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। ठीक है, वो गड़बड़ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे चाइना को लेके वहां के लोगों का परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और क्योंकि देखिए चाइना ने जब अपना असली रंग दिखाना शुरू किया है तो लोग है ना पहचानने लगे हैं उसको। चलिए अगला रहेगा हमारा वो नो डेमोक्रेसी के बारे में। भैया डेमोक्रेसी को काफ़ी लोग गाली देते हैं और कहते हैं कि काश इंडिया में भी चाइना के जैसी एक ही पार्टी होती, एक ही अथॉरिटी होती, तो अब तक इंडिया जो है चाइना बन चुका होता, अमेरिका बन चुका। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो उसके बारे में है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी यहाँ पे बताए गए हैं और चाइना के साथ कंपेयर किया गया। अच्छा रहेगा हमारे लिए जीएस पेपर 2 में। एसए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू में भी ये आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगा। अगला रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जीएस पेपर 2। ये एक तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ही, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल देखेंगे। तो टेरेन फैसिलिटीज़ अफेक्ट द डीलिमिटेशन इन जे एंड के। देखिए जे एंड के ये है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी और ये हो गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर में तो आपको पता ही है एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लद्दाख के अंदर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी, तो इसकी तो हम जो है डिस्कशन करेंगे नहीं। जे एंड के अंदर जो है देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो ना, देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। ये अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां से एमएलए और एमपी जो है वो इलेक्ट होके आते हैं और टाइम टू टाइम इनको रीड्रॉ करना पड़ता है। देखिए पॉपुलेशन चेंज हो जाती है ना, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करना पड़ता है, जिसको किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू। ये इंडिया में भी होता है, ऑल ओवर इंडिया भी किया जाता है, इसको जे में भी किया जाता है। तो सरकार अभी वहाँ पे डीलिमिटेशन करवाना चाहती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 82 जो है डीलिमिटेशन की बात की गई है। ठीक है, डीलिमिटेशन का मतलब होता है रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज। किसकी बाउंड्री? कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री। तो ये असेंबली जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है उसके लिए भी होता है और जो लोकसभा के हमारे इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी डीलिमिटेशन किया जाता है। ठीक है, तो डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन चेंज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इन आउट माइग्रेशन होता है, लोगों की पॉपुलेशन कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वो सारी की सारी चीजें। तो टाइम टू टाइम डेमोग्राफी चेंज होने के साथ साथ आपको डीलिमिटेशन भी करना पड़ता है। उसके अलावा जो एससी और एसटी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे बने, वो भी डीलिमिटेशन के थ्रू ही किया जाता है। कभी कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिजर्वेशन से बाहर हो जाती है, कभी कभी उसको रिजर्वेशन के अंदर में ले लिया जाता है ना, वो सारी की सारी चीजें आपको पता है। तो वो भी डीलिमिटेशन के थ्रू किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है ये। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होते हैं वो भी इसके चेयरपर्सन होते हैं जो इसको हेड करते हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर होते हैं। और ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल होता है, इसमें पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं होता है, पूरा नॉन पॉलिटिकल होता है ताकि किसी तरह का कोई बायस ना रहे। अब तक जो जे&के की अगर हम लोग बात करें तो 1952 में, 1963 में, 72 में और 2002 में ये 4 बार वहां पे डीलिमिटेशन हो चुका है। तो 2002 में जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया था उसने 2008 में फाइनली अपना कार्यकाल पूरा किया था, आप इस तरह से कुछ कह सकते हो। ठीक है, तो ये अब तक वहां पे हो चुका है। अब इंडिया में जो 1970 जो में लास्ट जो हुआ था, डीलिमिटेशन हुआ था, उसने लोकसभा की सीट्स को कितना रखा है? 553, और ये 2026 तक फिक्स रहेगा। इसके बाद में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ी सी चीज आपको मैं यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। जे एंड के अंदर क्या होता है? जे एंड के अंदर आर्टिकल 370
जब तक वहां पे था तो J&K के अंदर जो है 107 सीटें हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें से 24 सीटें जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए हम लोगों ने वेकेंट रख रखी हैं। जब भी वो हमारा पार्ट बनेगा तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी 370 हटने के बाद वहां पे 114 सीट होने वाली हैं, 114, ठीक है। इफेक्टिवली ये 90 रहेंगी क्योंकि बाकी हम पीओके के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 24 सीटें पीओके के लिए छोड़ देंगे तो 90 सीट रहेंगी। पहले यहां पे सिर्फ 84 सीट्स हुआ करती थी, 84 83 सीट्स। तो जब ये सीट्स हमने बढ़ा दी हैं यहां पे, इसका मतलब डीलिमिटेशन करना जरूरी हो गया है ना। उसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया है। अब तक जो J&K के अंदर डीलिमिटेशन किया जाता था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्री है उसको रीड्रॉ किया जाता था, वो किया जाता था अकॉर्डिंग टू J&K कॉन्स्टिट्यूशन और J&K रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के अंतर्गत। उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं किया जाता था। हालांकि बाद में उन्होंने 1963 में और 72 में इंडिया वाली प्रैक्टिस अपना ली थी, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशन वो यही लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन इस बार जो वहां पे डीलिमिटेशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लास्ट जो डीलिमिटेशन किया गया था वो किया गया था वहां पे 1995 में J&K के अंदर, और 1981 का वहां पे पॉपुलेशन सेंसस का डेटा लिया गया था, ठीक है। देखो उसके बाद 1991 में वहां पे सेंसस नहीं हो पाया था, बिकॉज वहां पे इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी, वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया था, तो पॉपुलेशन सेंसस हम करवा नहीं पाए थे। 2001 में पॉपुलेशन सेंसस वहां पे हुआ था। तो इस बार मतलब 2021 में जो 2021 में जो अभी डिलिमिटेशन किया जाएगा तो उसमें हम लोग नया पॉपुलेशन सेंसस यहां पे उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो और चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो नया डिलिमिटेशन किया जाएगा ना, इसके अंदर पहले क्या होता था, J&K के अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट को इंक्लूड किया जाता था एज अ रिजर्वेशन। इस बार जो है शेड्यूल ट्राइब को भी हम लोग करने वाले हैं, है ना। जो यहाँ पे दो शेड्यूल ट्राइब जो बेसिकली मेंशन की गई है वो है बकरवाल और गुर्जर्स। इन दो शेड्यूल ट्राइब्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इस बार वहां पे इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। और वहां की जो टेरेन है, जो ज्योग्राफी है, जो वहां का वो आपको पता ही है कि वो उसमें काफी प्रॉब्लम्स है ना, हिली एरिया है, कई जगह पे बहुत थिक फॉरेस्ट भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाएगा इस नई डीलिमिटेशन प्रोसेस के अंदर में। तो ये डीलिमिटेशन के बारे में छोटा सा टॉपिक था, हालांकि आपको मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत पढ़ लेनी चाहिए, काफ़ी डिटेल में वहाँ पे डीलिमिटेशन के बारे में और भी कई चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ लोगे, बाकी ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका मैंने आपको करवा दिया है। डीलिमिटेशन करना ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, रियलिटी चेंज हो जाती है ना चीज़ों की। चलिए अगला है वो एनजीटी के बारे में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये केसेस की सुनवाई करता है और केसेस का फैसला करता है। सुनवाई भी करता है और फैसला भी करता है। वो केस जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या फिर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो दूसरे नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो एनजीटी उसको हैंडल करता है और केसेस को डिस्पोज करता है। दुनिया की इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री है जिसके अंदर इस तरह का प्रावधान किया गया है या इस तरह की कोई बॉडी बनाई गई है। उसके अलावा जो दूसरी कंट्री है वो है आपका न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया। और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया पहला ऐसी कंट्री है जहां पे एनजीटी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और एनजीटी के बारे में एक चीज आपको और बता दूं कि इसके अंदर जो भी मामले आते हैं वो कम से कम 6 महीने के अंदर सोल्व होने चाहिए, इससे ज्यादा का समय आप नहीं ले सकते। और इसकी 5 जो है बेंच होती हैं, एक होती है नई दिल्ली में, एक होती है भोपाल में, पुणे में होती है, कलकत्ता में होती है और चेन्नई में होती है। इसमें मजेदार मैं आपको बात बता दूं कि जो एनजीटी एक्ट 2010 हम लोगों ने पास किया था, इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो न्यू दिल्ली वाली ब्रांच है वो प्रिंसिपल ब्रांच है, मतलब सबसे बड़ी ब्रांच है। उसमें सभी को इक्वल वेटेज दिया गया है ना, ताकि कलकत्ते के लोग जो है वहां पे जा सके। अब देखिए कलकत्ता से, चेन्नई से लोग दिल्ली में आएंगे, दिल्ली वाली एनजीटी में आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इतना दूर ट्रैवल करके आओगे आप, इतना समय आपका जाएगा, इतना पैसा आपका खर्च होगा। इसीलिए इंडिया में अलग अलग एरियाज में अलग अलग एनजीटी की ब्रांचेस दी गई हैं और सबकी इक्वल ही पावर है। समझ रहे हो आप इस बात को। और जो एनजीटी है ना वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है भैया। इसके अंदर जो है सीपीसी नहीं लगता है, सिविल प्रोसीजर कोड, इसके अंडर में काम नहीं करता है। ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है ना, अंडर आर्टिकल 21
तो अगर एग्जाम में पूछ ले तो एनजीटी जो है आर्टिकल 21 के अंडर में काम करता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग काम करता है, नेचुरल जस्टिस है ना, लिबर्टी एंड डिग्निटी, वो सारी सारी चीजें करता है। और क्या होता है, देखिए एनजीटी की कुछ बारे में आपको चीजें बता देता हूं। एनजीटी एक सिविल कोर्ट के मामले सुन सकता है, क्रिमिनल कोर्ट के नहीं सुन सकता। एनजीटी के ने जो भी फैसला सुनाया है, अगर वो पार्टीज को पसंद नहीं आए तो उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। तो मतलब इसकी काफी पावर होती है, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। और अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है तो उसको कंपनसेशन भी मिलता है। जैसे मान लो मेरे गांव के पास कोई फैक्ट्री किसी ने खोल दी और मेरे गांव की जो जो रिवर है और यहाँ की जो लैंड है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स को उन्होंने ऐड कर दिया और इसको पोल्यूटेड कर दिया, तो मेरे गांव वालों को जो कंपनसेशन मिलेगा वो एनजीटी डिसाइड करता है ना। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी उसको करना है वो करता है, तो कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी आदमी ने एनजीटी का अगर जो फैसला नहीं माना, उसके अगेंस्ट में भी एनजीटी कार्रवाई कर सकता है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ डिसीजन उसका जा सकता है। उसके अलावा यहां पे क्या है, रेस्टोरेशन भी करवा सकता है ना। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे 2017 में आई गेस जो श्री श्री वो है ना, वो क्या नाम है उनका, जो गुरु है एक श्री श्री, नाम है उनका कुछ आगे, आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो हैं गुरुजी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, इन्होंने क्या किया था, यमुना के किनारे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन टाइप का किया था, जिसमें दुनिया भर से लोग आए थे। और उन्होंने भैया यमुना के किनारे जो है, यमुना का जो फ्लड बेड था, रिवर बेड है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। एनजीटी ने सीधा सीधा बोल दिया था कि सर आप इसको अच्छे से रिस्टोर भी कीजिए और 5 करोड़ रुपए का फाइन भी भर दीजिए। ये भी कर सकता है एनजीटी। ठीक है, अगर आपने कोई नुकसान पहुंचाया है, कुछ भी किया है, तो एनजीटी उसको रिस्टोर भी करवा सकता है आपसे। लेकिन एनजीटी में कुछ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एनजीटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जबकि जो दूसरे एक्ट हैं, जैसे वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन अलग है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अलग है ना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में हम लोग वहां के जो ड्वेलर्स होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं हमारे, उनके बारे में बात करता है, उनके फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बात करता है, लैंड राइट के बारे में बात करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन सिर्फ कंजर्वेशन के बारे में बात करता है ना। बायोडाइवर्सिटी जो हमारा एक्ट है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इसको भी इसी तरह के 7 ऐसे कानून हैं जो एनजीटी के अंडर में काम करते हैं, समझ रहे हो, लेकिन इन 2 को छोड़ के। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। अब बात ये है कि एनजीटी अब ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में देखिए इसलिए है कि मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया है अभी कि जितनी भी ये 5 जो बेंच हैं, चाहे वो न्यू दिल्ली हो, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे के सारे इक्वल हैं। 2016 में, 2016 और 17 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था और उस नोटिफिकेशन में यह बताया था कि जो दिल्ली वाली ब्रांच है वो प्रिंसिपल ब्रांच है। 2017 का नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है और ये कहा है कि सारे के सारे इक्वल हैं। देखिए क्या होता है, जैसे अगर आप यूपी की बात करो, है ना, यूपी इतना बड़ा स्टेट है और यूपी में लखनऊ में भी हाई कोर्ट की एक ब्रांच है और एक बेंच वो है इलाहाबाद के अंदर भी है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। तो यूपी में लोग सारे के सारे बेचारे लखनऊ थोड़ी आएंगे जस्टिस के लिए, तो उनको सुविधा दे दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी तरह से जो लोग चेन्नई में रहते हैं तो वो उनको चेन्नई में ही जस्टिस मिल जाए, इसके लिए उनको दिल्ली ना आना पड़े, इसलिए तो ये ब्रांचेस बनाई गई थी ना। और आपने अगर ऐसा बोल दिया कि दिल्ली वाली ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच है, इसका मतलब लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा। तो इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि जस्टिस डिलीवरी के लिए ये सारी की सारी ब्रांचेस को आपको इक्वल मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई आदमी था जिसने ये कहा गया था कि मेरा जो केस है वो प्लीज आप दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उसको दिल्ली ट्रांसफर करने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि सर जो चेन्नई में है वही आपको दिल्ली में मिलेगा, कोई अलग नहीं है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में पॉलिटिकल पावर जरूर है लेकिन एनजीटी के मामले में सब इक्वल है। अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली कुछ बोला है, उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 44, देखिए आपको बता देता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल 44 में मेंशन है, हमारे डीपीएसपी में मेंशन है, ठीक है, डीपीएसपी में मेंशन है। मतलब ये कहा गया है कि स्टेट को, मतलब सरकार को, मतलब देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये कहा गया है। अब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जो है हमारे कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि
ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हो गया तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि आज हमारे आर्टिकल 44 में इसको मेंशन किया गया है, डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। इसका मतलब जो स्टेट है, जो देश है, जो सरकार है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जो है कदम बढ़ाएगी। अभी तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं बढ़ाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर गोवा एक ऐसा स्टेट है अभी जहां पे पोर्तुगीज सिविल कोड लगा हुआ है, जो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसा ही है। ठीक है, जहां पे पोलिगमी अलाउड नहीं है, मतलब एक से ज्यादा बीवियां रखना वहां पे अलाउड नहीं है। 1867 में इसको किया गया था। प्रॉपर्टी राइट्स भी वहां पे हैं, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं दोनों के इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ये गोवा के अंदर है, अभी लागू है, ये बहुत समय से लागू है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जब गोवा के अंदर लागू हो सकता है तो ये पूरे देश के अंदर लागू क्यों नहीं हो सकता, हम हमें ये बताइए। ठीक है, वो सारी की सारी बातें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है, जो पर्सनल लॉज होते हैं उनको रिप्लेस करता है। किसके साथ रिप्लेस? देखिए, जो पर्सनल लॉज होते हैं ना किसी के भी, चाहे वो क्रिश्चियंस के हों, ज्यूज के हों, हिंदू मुस्लिम्स के हों, वो सारे के सारे स्क्रिप्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब जैसे वेद, पुराण, कुरान, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। उनको रिप्लेस किया जाएगा कॉमन रूल्स के साथ, जिसमें सारे लोग जो है इक्वली फॉलो कर सकें। ये मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब वो पर्सनल जो लॉज होते हैं वो मैरिज वाले मामले में होते हैं, डिवोर्स वाले मामले में होता है, इनहेरिटेंस मामले में होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे पर्सनल लॉज होते हैं। देखिए, हिंदू जो पर्सनल लॉज थे, एज सच अभी कोई हिंदू पर्सनल लॉ नहीं है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के बाद जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट आ गया, उसके अंदर में काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया। लेकिन अभी भी जैसे जो मुस्लिम्स हैं उनको अनटच रखा गया है, क्रिश्चियंस को अनटच रखा गया है, ज्यूज वगैरह को वो अभी भी अपने स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे जो उनके पर्सनल लॉज हैं उनको ही फॉलो करते हैं। हिंदू जो पर्सनल लॉज हैं इसके अंदर सिख्स भी इंक्लूड होते हैं, जैन्स भी इंक्लूड होते हैं और बुद्धिस्ट भी इंक्लूड होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था 1985 में शाह बानो वाले केस में, सेंटर को डायरेक्शन दिया था कि आप इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, लेकिन उस टाइम पे इसको नहीं लाया गया। ठीक है, अभी 2017 में भी जो है शायरा बानो वाले केस में जब कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। ठीक है, तो अभी तक इसके ऊपर कुछ ऐसा सच काम हुआ नहीं है कंक्रीट। लेकिन हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है ना, लॉ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में अननेसेसरी आप ना पैनिक क्रिएट मत कीजिए, ये इंडिया की लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है। चलिए जी, अगला जो न्यूज़ करने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट आईएमडी, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, देखिए ये इंडिया की जो एपेक्स बॉडी है ना, और गवर्नमेंट बॉडी है। उसके अलावा इंडिया में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, जैसे स्काईमेट हो गया, अर्थ नेटवर्क हो गया, आईबीएम हो गया। इंडिया में 3 प्राइवेट नेटवर्क हैं। अब समस्या यह है कि जो आईएमडी वेदर फोरकास्ट करती है, ठीक है, उसकी में बहुत बार ना प्रिडिक्शंस गलत हो जाती हैं। अलग बताता है कि कल बारिश होगी, आज बारिश हो जाती है, अगले हफ्ते बारिश होगी, पता लगे 2 महीने बारिश ही नहीं होती है। तो ये जो खराब फोरकास्ट होती है, ज्यादातर ये देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि आईएमडी की फोरकास्ट जो है गलत होती है ज्यादा केस में, प्राइवेट जो फोरकास्ट है वो काफी कम गलत होती है। तो इनके बीच में डिफरेंस है। अब ये देखिए, जैसे मान लो कोई साइक्लोन है, अब साइक्लोन के मामले अगर आपने गलत फोरकास्ट कर दिया तो भैया जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ, केरला की सरकार ने क्या किया, केरला की सरकार ने आईएमडी की बजाय प्राइवेट प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वेदर फोरकास्ट करने का, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आईएमडी ने यह कहा है अभी कि देखिए, अगर आप इतने सारे प्लेयर्स को यहां पे इन्वॉल्व करोगे ना तो जनता के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा। जनता ये सोचेगी मैं किसकी बात मानूं, है ना। अगर आप एक बॉडी को रखोगे तो बात मानना ज्यादा इजी रहता है, जनता को लगे अवेयरनेस रहती है ना, और आप इजीली जो है मिटिगेशन एफर्ट्स भी ले सकते हो, सारी की सारी बातें हैं। और जहां तक मॉनसून प्रेडिक्शन की बात है, देखिए पिछले कई साल से आईएमडी ये बोलता आ रहा है कि इंडिया में मॉनसून जो है वो एवरेज हो रही है, मतलब नॉर्मल हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रहा है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है, कहीं कहीं पे सूखा पड़ रहा है ना। ये क्या मतलब है इस बात का? तो ग्राउंड पे अलग है, आईएमडी कुछ और बोल रहा है। क्या आईएमडी गलत बोल रहा है? क्या उसकी प्रिडिक्शंस गलत हैं? क्या उसका साइंटिफिक मेथड गलत है? अब यहां पे देखना है। देखिए, आईएमडी जो लेता है वो एवरेज लेता है। ये आईएमडी खुद बोलता है कि इंडिया में जो रेनी डेज हैं वो कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो अभी भी एवरेज है। पहले अगर
अगर मान लो पहले अगर 60 डेज रेनफॉल होता था तो डेफिनेटली अभी 45 डेज रेनफॉल हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो अभी भी सेम है। इसीलिए आईएमडी बोलता है कि एवरेज रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के कंफ्यूजन है जो दूर करने की जरूरत है। और प्राइवेट प्लेयर को देखिए, आप लोग इन्वॉल्व यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन प्राइवेट प्लेयर के बीच में और आईएमडी के बीच में भी एक तरह का कोऑपरेशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये काफी इंपैक्ट कर सकता है, एग्रीकल्चर को इंपैक्ट कर सकता है ना। साइक्लोन जो मेजर्स होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल, उसको भी इंपैक्ट कर सकता है। चलिए अगली जो बात है वो रहेगी जजेस के बारे में। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव अपनी सेपरेट सेपरेट पावर को प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि इंडिया में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो काफी ओवरलैप करते हैं, लेकिन जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट है। इसको इसलिए इंडिपेंडेंट रखा जाता है ताकि अपने स्फीयर में बिना किसी डर के काम कर सकें, है ना, खुल के काम कर सके और हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकें। इंडिया के अंदर जो प्रोविजंस हैं सेपरेशन ऑफ पावर के लिए, जैसे आपका आर्टिकल 50, 123, 121, 211 एंड 361, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रीलिम्स में कई बार वो पूछ लेता है। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम यहां पे क्या है, कई जो हाई कोर्ट के जज हैं ना, वो अपने मन से मजा लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को परेशान करने के लिए बार बार सम्मन देते रहते हैं कि आइए कोर्ट में पेश होइए, हमें जवाब दीजिए। अगर कोई भी छोटा मोटा केस आता है ना, तो जज तुरंत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नोटिस भेज देते हैं कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आप ये बताइए एक बात, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, भैया वो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं और वो गवर्नमेंट का फंड यूज कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट का समय भी यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको बार बार कोर्ट बुलाओगे बिना किसी बात के, सिर्फ मजा लूटने के लिए, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इसको नुकसान भी हो रहा है और कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट भी कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो कुछ जजेस अपने आप को एम्परर समझते हैं, राजा समझते हैं कि आओ मेरे कोर्ट में पेश हो जाओ, मैं आपको नोटिस भेज रहा हूं, और आप पेश नहीं होंगे तो मैं आपको ऊपर कंटेम्प्ट लगाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, आप अपने आप को एम्परर मत समझिए, आप एक जज हो, आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल की टाइम की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है आप प्लीज उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, और जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तब आप उनको नोटिफिकेशन भेजिए। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल जो काम करते हैं या गवर्नमेंट जो भी एक्ट वगैरह पास करती है तो जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। ठीक है, वो उसकी पावर है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन बार बार आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलोगे कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ये सही किया, तो वो सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इन चीजों को कहता रहता है ताकि हमारा ओवरऑल जो जुडिशियल सिस्टम है ना वो स्ट्रांग रहे और वो प्रॉपर जस्टिस डिलीवरी कर सके, है ना, वो सारी की सारी चीजें हैं। चलिए अगली जो न्यूज है वो है श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका से है और चाइना से रिलेटेड है, और क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक पार्टी है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे श्रीलंका, है ना, और यहाँ पे आ जाता है आपका ये सिंगापुर, और इधर से मिडल ईस्ट से जो भी ट्रेड होता है कहाँ से होके जाता है, वो ट्रेड ऐसे होके जाता है। उसके बाद ये स्टेट ऑफ मलक्का से जाता है, स्टेट ऑफ मलक्का से होता हुआ फिर वो चाइना में अंदर आता है ना, ये ट्रेड होता है। चाइना का मोस्टली ट्रेड यहाँ से होता है। और देखिए क्योंकि ये स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे सिंगापुर पड़ता है और सिंगापुर इनसे फीस चार्ज करता है। सिंगापुर जो पोर्ट है ना भैया, इस जगह से जितने भी जहाज गुजरते हैं वो सिंगापुर की पोर्ट से होके गुजरते हैं और वो सिंगापुर को फीस देते हैं, और इसी वजह से सिंगापुर बहुत पैसा कमाता है भैया, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। तो चाइना ये समझता है कि अगर मैं श्रीलंका के अंदर अगर कोई पोर्ट डेवलप कर दूं तो ये बेनिफिट श्रीलंका को भी हो सकता है जो सिंगापुर को हो रहा है। तो क्या श्रीलंका सिंगापुर नहीं बन सकता? तो उन्होंने श्रीलंका को यही बात बोली कि मैं आपके यहां पे जो आपका कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट को डेवलप करूंगा लाइक सिंगापुर, ताकि यहां से जो आने वाले शिप्स हैं वो सिंगापुर रुकने के बजाय श्रीलंका में रुकें और आपको फीस दे के जाएं और उसके बाद वो आगे जाएं। और श्रीलंका को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, इसलिए श्रीलंका के अंदर कई सारी पोर्ट ऐसे, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, कोलंबो पोर्ट हो गया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसने चाइना को दिया कि प्लीज आप इसे डेवलप कीजिए, आप हमें सिंगापुर बनाइए और हमारे कंट्री जो बहुत गरीब काइंड ऑफ कंट्री है आप इसको अमीर बनाइए। तो ये आइडिया था बेसिकली। ठीक है, आइडिया तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आइडिया कितना सक्सेसफुल होता है वो तो बात की बात है। वैसे भी चाइना के आइडिया ज्यादा चलते नहीं है चाइना के सामान की तरह। एनीवेज, अभी रिसेंटली क्या हुआ, वैसे आपको पता ही है चाइना की पॉलिसी क्या होता है, जो गरीब कंट्री होता है उनको सस्ते में लोन देता है, जो वो लोन नहीं चुका पाते तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, वो सब आपको पता ही है ना। तो रिसेंटली भी क्या हुआ, चाइना ने $2 बिलियन दिया
श्रीलंका को। उसके साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन भी दी, काफ़ी कुछ फ्री में दी, कुछ पैसे में दी, खरीदा उन्होंने। ठीक है, वो सारे का सारा मामला है। देखिए श्रीलंका जो है वो काफ़ी अपनी हिस्ट्री को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। श्रीलंका के जो है वेस्ट कंट्रीज के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, बनती इन द सेंस कि उनके मन में डर है कहीं ये मुझे दोबारा कॉलोनी ना बना लें, क्योंकि पास्ट में ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था श्रीलंका, तो ब्रिटेन ने उसको खूब जम के एक्सप्लॉइट किया। तो अपनी हिस्ट्री को लेके जो है श्रीलंका थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो इसीलिए वेस्ट कंट्री के साथ ज़्यादा रिलेशन रखता नहीं। इंडिया के लेके भी काफ़ी डर है श्रीलंका के मन में। अगर श्रीलंका सोचता है, अगर इंडिया श्रीलंका ऐसा सोचता है, श्रीलंका के लोग भी ऐसा समझते हैं कि इंडिया उनकी कंट्री में ज़्यादा इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है उनके इंटरनल अफेयर्स में, जो गलत बात है। तो इंडिया को लेके और वेस्टर्न कंट्रीज को लेके श्रीलंका में कोई खास जो है अच्छी फीलिंग नहीं है। लेकिन चाइना को लेके अच्छी फीलिंग है, लेकिन अभी वो फीलिंग थोड़ी सी चेंज होती नजर आ रही है। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ कि श्रीलंका ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ बनाया, वो लॉ पेश किया गया जिसमें चाइना को काफी ज्यादा फेवर किया गया। जो उनकी कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट के आसपास जितने भी साइन बोर्ड हैं, चाहे वो रोड के ऊपर हो चाहे वो पोर्ट के ऊपर हो, वो कौन सी लैंग्वेज में? दो लैंग्वेज में है। एक तो वो सिन्हली लैंग्वेज में है और दूसरा चाइनीज लैंग्वेज मतलब मैंडेरिन में है। भैया तमिल लैंग्वेज को क्यों छोड़ दिया आपने? तमिल श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज में से एक है। अगर आप तमिल को नहीं वहां पे लिख रहे हो तो इसका मतलब तमिल को इग्नोर कर रहे हो। इसको लेके वहां के जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं। वहां के जो बुद्धिस्ट मोंक हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिस्ट मोंक हैं, उन्होंने जो है साफ साफ स्टेटमेंट दी है कि हम श्रीलंका को चाइना की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। और जब बुद्धिस्ट मोंक ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो वहां के लोगों के मन में भी चाइना को लेके अभी काफी एक डाउट वाला माहौल बन रहा है। ठीक है, चाइना जो है वो हिस्टोरिकली नाम को फॉलो करता है, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको इंडिया भी फॉलो करता है। ये ये श्रीलंका की लेगेसी है। लेकिन कोलंबो पोर्ट वाले एग्जांपल से ये देखा गया है कि चाइना जो है वो श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, स्पेशली कुछ पोर्ट्स को लेके, है ना। चाइना श्रीलंका सोचता था कि यार इकोनॉमी, मेरा कोलंबो पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो मैं इकोनॉमी हब बन जाऊंगा सिंगापुर की तरह। देखिए होता क्या है, श्रीलंका के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो कंसेंसस से लिए जाते थे। ठीक है, उसमें बुद्धिस्ट लोग भी आते थे, मुस्लिम्स लोग भी आते थे, तमिल लोग भी आते थे। लेकिन इस बार जो कोलंबो पोर्ट के लिए डिसीजन लिए गए हैं ना, वो बिना किसी कंसेंसस के लिए गए हैं, इसलिए लोग वहां पे नाराज हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दूसरी नाराज हैं। ये सारे का सारा यहाँ पे इशू चल रहा है। हिस्टोरिकली जो है श्रीलंका के रिलेशन अच्छे रहे हैं अपने सारे मोस्टली नेबरहुड के साथ। चाइना के साथ थोड़े से ज़्यादा अच्छे रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी ग्रुप को, मतलब श्रीलंका जो है इंडिया की तरह किसी ग्रुप को भी फॉलो नहीं करता। लेकिन अभी जो है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। चाइना ने बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आपको पता है कि चाइना जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो श्रीलंका की जो इकोलॉजी है, जो एनवायरमेंट है, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो श्रीलंका के अंदर जो डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरह के ग्रुप के लोग वहाँ पे रहते हैं, उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से अभी श्रीलंका के अंदर एंटी चाइना सेंटीमेंट हो रहे हैं। अगर आप वहां के न्यूज़पेपर्स को देखोगे, वहां पे अगर मीडिया डिबेट्स को आप देखोगे, तो चाइना के अगेंस्ट में काफी कुछ बोला जाता है। ठीक है, देखिए एक समय था, क्यूबा को आपको पता ही होगा, क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पास में पड़ता है, और क्यूबा वो रशिया का फ्रेंड हुआ करता था। भैया एक समय ऐसा आ गया था जब क्यूबा के अंदर रशिया ने अपनी मिसाइल्स जो है वो सेटअप कर दी थी और अमेरिका के ऊपर खतरा हो गया था। तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में श्रीलंका में चाइना अपनी मिसाइल सेटअप कर दे, अपना मिलिट्री बेस बना ले, अपना नेवल बेस बना ले, जिससे इंडिया को तो खतरा होगा ही होगा, बाकी दूसरी जो कंट्रीज हैं उनको भी खतरा हो जाएगा। तो चाइना की मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं। अब देखिए तमिल वहां पे जो है 13 से 15% लोग, पॉपुलेशन वहां पे तमिल लोगों की है। अब तमिल लोग जो है वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। अगर कभी भी श्रीलंका अगर इंडिया के अगेंस्ट में होता है या चाइना को एक्स्ट्रा फेवर करता है, तो आप समझ सकते हो कि वहां पे तमिल पॉपुलेशन पूरी तरह से इंडिया के पक्ष में हो जाएगी, फेवर में हो जाएगी, और जिसके अंदर श्रीलंका के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे की सारी प्रॉब्लम को श्रीलंका की पॉलिटिकल जो क्लास है उसको सोचना पड़ेगा दोस्तों, है ना। चलिए जी, अगली जो न्यूज आती है वो डेमोक्रेसी से है। वो आपको बता देता हूं कि देखिए इंडिया और चाइना के बारे में, जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है चाइना की, है ना। अपनी कंट्री से उसने पॉवर्टी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। लेकिन आज भी सोशल इंडिकेटर के मामले में इंडिया तो पीछे है। देखिए हम तो इंडिया चाइना को यहां पे कंपेयर कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के अगर बारे में बात करें तो इंडिया ने भी किया है, चाइना ने भी किया है। चाइना ने इंडिया से अच्छा किया है। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं,
चाइना ने तो पॉवर्टी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी पॉवर्टी काफी हाई है। अगर मैं सोशल इंडिकेटर की बात करूं, चाइना ने सोशल इंडिकेटर में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो विमेन एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, है ना। लेकिन इंडिया में अभी भी सोशल इंडिकेटर में इंडिया काफी पीछे है। अब इन चीजों को देख के तो ऐसा लगता है यार, काश इंडिया भी चाइना जैसा ही होता, काश इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी ना होती, है ना। ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इंडिया तो ऐसे डेमोक्रेसी है, इसी वजह से इंडिया पीछे है, अगर डेमोक्रेसी ना होती ना इंडिया आज अमेरिका हो जाता। देखिए वो सारी सारी चीज़ें ठीक है, आपको जो सुना आप सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट कारण दिया जाता है कि चाइना की इस ग्रोथ का जो कारण दिया जाता है वो है उसका फर्म डिसीजन। फर्म डिसीजन, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, फर्म डिसीजन ले लेती है। इंडिया के अंदर जो नुकसान होता है वो होता है टू मच डेमोक्रेसी से। इंडिया की सरकार जब भी डिसीजन लेना चाहती है तो बेचारी वो कंसल्टेशन ही करती रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोलिशन पार्टीज होती हैं, पहले उसको पूछेगी, फिर उसको पूछेगी, उसको पूछेगी, उसको पूछेगी। इस पूछने पाछने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि वो डिसीजन बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, और जब डिसीजन डिले हो जाता है तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन डिले हो जाता है, और ओवरऑल जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। तो इंडिया और चाइना में ग्रोथ में ये बहुत बड़ा फर्क देखा गया है कि चाइना में डिसीजन तुरंत ले लिए जाते हैं, फर्म डिसीजन ले लिए जाते हैं, और इंडिया में सभी को कंसल्ट करने के चक्कर में हम लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है। ये चीज है। लेकिन ये कंपैरिजन करना काफी बुरा है, ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए चाइना का तो आपने एक एग्जांपल दे दिया जहां पे अथॉरिटेरियन सरकार है, लेकिन आप दूसरी अथॉरिटेरियन सरकार को देखो ना, तो उनकी परफॉर्मेंस को आप इंडिया से कंपेयर कीजिए। आप लैटिन अमेरिका को कंपेयर कीजिए। लैटिन अमेरिका में 1960 1970s तक वहां पे मिलिट्री रूल हुआ करते थे, उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी आई। जब से लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई है ना, तब से उन्होंने ग्रोथ किया है। तब जब तक वहां पे मिलिट्री रूल था, जब तक वहां पे सिंगल पार्टी रूल था, तो वो कंट्री काफी बैकवर्ड हुआ करते थे। आप अफ्रीका को देख लीजिए, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज में वन पार्टी रूल है या अथॉरिटेरियन रूल है, वो सारी की सारी अफ्रीकन कंट्री बहुत बैकवर्ड हैं। तो ये बोल देना चाइना को एग्जाम्पल लेके ये बोलना कि अथॉरिटेरियन रूल होने से ग्रोथ होती है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि चाइना के ऊपर तो एग्जाम्पल लागू होता है लेकिन बाकी दुनिया में नहीं होता। अब नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, उसने चाइना के जैसे क्यों नहीं ग्रोथ किया। ठीक है, आप इस चीज को समझो कि सिर्फ एक कंट्री का एग्जांपल ले देखने से हम लोग ये नहीं पूरा पूरा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ताइवान को देख लीजिए, ताइवान में भी मिलिट्री रूल हुआ करता था। जब तक ताइवान में मिलिट्री रूल था वो बहुत बैकवर्ड था। जब से चाइना में ताइवान में डेमोक्रेसी आई है, ताइवान ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है। साउथ कोरिया का आप एग्जांपल लीजिए, ये सारी की सारी कंट्री डेमोक्रेटिक हैं। आप अमेरिका को देख लीजिए, आप वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज को देख लीजिए, वहां पे डेमोक्रेसी होते हुए भी उन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया है। तो क्या इंडिया ये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, हो सकता है वो थोड़े गड़बड़ हो लेकिन ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। मतलब यहां पे हर तरह की डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है। यहां पे डिसीजंस के अंदर क्वालिटी होती है। देखिए डिसीजन थोड़े डिले हो सकते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन जो डिसीजन होते हैं ना वो क्वालिटेटिव डिसीजन होते हैं, क्योंकि हम लोग सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। हर आदमी को कंसल्ट किया जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को कंसल्ट किया जाता है, डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिटी वाले होते हैं रादर देन क्वांटिटी वाले होते हैं। अब केरला का और तमिलनाडु का एग्जांपल देख लीजिए। केरला और तमिलनाडु में डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से केरला और तमिलनाडु में जो सोशल इंडिकेटर है जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में पिछले 25 साल से लगभग एक ही पार्टी की सरकार है, ऑथोरिटेरियन सरकार है। उसके बावजूद भी वहां पे अभी भी पॉवर्टी काफी ज्यादा है। 25% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है गुजरात की बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप वहां पे हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए बहुत नीचे है, आप वहां पे वीमेन एजुकेशन के बारे में देख लीजिए बहुत नीचे है। तो गुजरात में ऑथोरिटेरियन सरकार होते हुए भी गुजरात सोशल इंडिकेटर में काफी नीचे है, जबकि केरला और तमिलनाडु के अंदर डेमोक्रेसी होते हुए भी वो काफी ऊपर है सोशल इंडिकेटर के मामले में। तो सिर्फ ये बोल देना कि डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया में ये सारी चीजें गलत हो रही हैं तो वो सही नहीं है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी होती है ना तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। डिसीजन जो है वो क्वालिटी वाले लिए जाते हैं, है ना, क्वांटिटी वाले नहीं लिए जाते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करो, जैसे राइट टू एजुकेशन है, मनरेगा है ना, राइट टू फूड है, ये सारे के सारे इतने अच्छे डिसीजन लिए गए हैं। किसके लिए भैया? जनता के लिए लिए गए हैं ना, जनता के वेलफेयर के लिए लिए गए हैं। लेकिन अगर आप वहीं
एग्जाम्पल लो, चाइना का एग्जाम्पल लो। अथॉरिटेरियन सरकार थी तो चाइना में फैमिन आया, अरे भैया 60 मिलियन के लगभग लोग वहां पे मारे गए, समझ रहे हो आप? सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। अगर चाइना में डेमोक्रेसी होती तो ये 60 मिलियन लोगों की जान बच सकती थी। सिर्फ अथॉरिटेरियन होने की वजह से इतने लोगों की जान गई है वहां पे। तो चाइना में अगर डेमोक्रेसी होती तो ये 60 मिलियन लोगों की जान वहां पे बचाई जा सकती थी। तो आप देखिए डेमोक्रेसी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्स कंट्री को भी हम लोग ने अब तक एक बना के रखा है क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है। अगर इंडिया में डेमोक्रेसी ना होती ना तो इंडिया से अब तक जो कम से कम 50 अलग अलग कंट्रीज बन चुकी होती, समझ रहे हो? इंडिया में इतने तरह का रिलीजन है, रिलीजन की फ्रीडम है, कल्चरल फ्रीडम है, एथनिक फ्रीडम है। चाइना में ये सब फ्रीडम नहीं है। तो सिर्फ ये बोल देना कि सिर्फ आप चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ को देख के ये बोलना कि हम लोग तो डेमोक्रेसी की वजह से पीछे रह गए हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ। देखिए चाइना डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास अभी डेमोक्रेसी का बेटर अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? करंट की जो बीजेपी सरकार है, ठीक है, इस एडिटोरियल के अंदर ये लिखा गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये भी काफी अथॉरिटेरियन है। डेमोक्रेसी को लेकर कोई ज्यादा इसके मन में रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए आप लिप लिप सर्विस कर सकते हो, आप बोल सकते हो ऊपर ऊपर से, लेकिन हम देखिए सब मोस्टली जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, आज के टाइम में उनको सेंट्रलाइज किया जा रहा है। मतलब सारी की सारी पावर जो है सेंटर अपने अपने पास कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसका तो इसका क्या हुआ? इसका ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है? ये हमारे लिए बुरा है। जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे तो इंडिया इसमें नीचे जा रहा है। आप डीमोनेटाइजेशन देखो, इंडिया को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। कोविड-19 को देखो कितनी बुरी तरह से हैंडल किया गया है ना। और पॉलिटिक्स को वेपनाइज किया जा रहा है हिंदुत्व के नाम पे। तो ये कहना कि ऑथोरिटेरियन होना जो है डेवलपमेंट की निशानी है, ये गलत है। चाइना अथॉरिटेरियन है, डेफिनेटली चाइना ने काफी ग्रोथ किया इकोनॉमिकली, लेकिन चाइना में इंटरनल प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। तो आप सिर्फ एक आदमी का एग्जांपल देके ये नहीं कह सकते कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है वो पूरे देश से भाग के मुंबई में जाते हैं हीरो बनने के लिए, है ना। अगर उन लाखों लोगों में से एक आदमी अगर हीरो बन गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आदमी हीरो बने तो उसको फॉलो करके मैं भी हीरो बन जाऊंगा। आप उन करोड़ों लोगों को देखो जो उन्होंने सेम पाथ फॉलो किया है लेकिन जिनका कोई नाम तक नहीं जानता। तो सिर्फ चाइना को देख के ये बोलना कि अथॉरिटेरियन रूल होने से ग्रोथ होगा, इट इज अ बैड डिसीजन, ठीक है। आप दूसरे कंट्रीज को देखिए जहां पे अथॉरिटेरियन रूल है और जो काफी बैकवर्ड हैं। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया, सच अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। इतनी डाइवर्स कंट्री के अंदर वी आर यूनाइटेड जस्ट बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बस डेमोक्रेसी के लिए आज बहुत कुछ बोल दिया है हम लोगों ने। आप इस एडिटोरियल को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा हमें मेरे टेक्निकल एरर थी, एनीवेज तो जैसे कैसे करके अभी हम लोग कंप्लीट कर दिया है। बट एनीवेज आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ रोज की रोज आप अपनी एडिटोरियल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।